हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दस मैथ्स वाला क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दस मैथ्स वाला। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दस मैथ्स वाला। दोस्तों, आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति आकृतियां होती है दोस्तों, आयत हो गया, वर्ग हो गया, डॉट हो गया, वृत्त हो गया। जैसे ये त्रिभुज बनाया है तो ये भी एक ज्यामिति आकृति, ये एक रेखा है तो ये भी ज्यामिति आकृति है, ये एक रेखाखंड है तो ये भी क्या है, ज्यामिति आकृति है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गई किरण तो ये भी क्या है, ज्यामिति आकृति है। इनका अध्ययन अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसमें अपन बेसिक नॉलेज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर अपन इसकी पर्सनली 5.1 में जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे और समझेंगे कि जो इसके अंदर दे रखा है वो क्या क्या है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। इसका पहला है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बिंदु होता है दोस्तों, इसका कोई शॉप नहीं होता, इसको अपन डॉट भी कहते हैं। जैसे अपन इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वाटर लिख दिया अपन, वाटर लिखा, इसके बाद में भाई फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार ये डॉट होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कह रहा है कि इससे एक ही रेखा गुजर सकती है। एक रेखा ही गुजर गई, क्या इससे और रेखा गुजर सकती है? हाँ, हम कह सकते हैं आराम से गुजरेगी। असीमित रेखाएं गुजर सकती है इस डॉट के अंदर से। ठीक है, तो जो ये कथन कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा गुजरती है, वो एकदम गलत है। तो पहला कथन क्या हो गया, गलत। दूसरा कथन है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। ये दो बिंदु हैं, इनसे एक रेखा जाएगी। ठीक है, तो अब इनके अलावा कोई दो बिंदुओं से रेखा होकर गुजर सकती है। इन दोनों बिंदु, जैसे ये मान लो ए और ये बी है, ये दो बिंदु है, इनसे सिर्फ एक रेखा गुजार दी अपन ने, ए बी। ठीक है, अब क्या इनसे और रेखाएं गुजर सकती है? तो यदि अपन ए से खींचे तो ये इस बिंदु पे नहीं जाएगी, ऐसे खींचे तो भी ये इस बिंदु पे नहीं जाएगी, इस पे खींचे तो ये भी इस बिंदु पे नहीं आ रही है। तो मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद में है तीसरा है इसका, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा का मतलब होता है रेखाखंड। जैसे ये रेखाखंड है ए बी, ये रेखा है प्लीज एक ए बी है, तो ये हो गए शांत, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रही है। क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? हाँ, हम इसको आराम से बढ़ा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गया और अनंत तक कर जा सकता हूँ इधर, और इधर इधर भी मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करके अनंत तक लेकर जा सकता हूँ। तो मतलब अपन शांत रेखा को आगे तक बढ़ाए जा सकते हैं, अनिश्चित सीमा तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सत्य। चौथा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। ये दो वृत्त है। ठीक है, अब यदि इन दोनों बराबर हैं, ये क्या है, बराबर हैं, तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। क्या चेक करना है, यदि ये वृत्त बराबर है तो इनका एरिया, जो इसका एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। क्या होगा, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मतलब इनकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मतलब ये कथन भी क्या हो गया, सत्य हो जाएगा। पांचवा कथन कह रहा है, यदि ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई और ए बी बराबर एक्स वाई है, तो देखते हैं क्या है। कहने का मतलब क्या है, यह कोई रेखा है ए बी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, एक्स वाई। ठीक है, तो मतलब ये ए बी है ना, ये तो इसके बराबर है, और ये पी क्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये इस ए बी भी इस एक्स वाई के बराबर होनी चाहिए। तो मतलब ये जो कथन है ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, और ये इस चैप्टर के अंदर अभिग्रहित फर्स्ट है उसका भी पालन कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें निम्नलिखित परिभाषाएं बतानी है, जिसमें पहला है समांतर रेखाएं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी दो रेखाएं जिन्हें अनंत सीमा तक बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटे या उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे, दूरी परिवर्तित ना हो। कहने का मतलब है ये कोई दो रेखा है, ये तो हो गया रेखा ए और रेखा बी। यदि अपन इनको अनंत तक बढ़ाएं तो ये आपस में नहीं काटनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। और या इन जो ये दूरी है, जैसे मान लो इसके बीच की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो यह आप इसको कितना ही बढ़ा दो भले, लेकिन इनकी बीच की दूरी कितनी रहनी चाहिए, हमेशा 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार है लंब रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री के कोण पर काटे। मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटे क्या कहलाएगी, लंब रेखाएं कहलाएगी। जैसे ये रेखा ए है और ये रेखा हो गई बी, ये दोनों किस पे काट रही है, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, तो ये क्या कहलाएगी, लंब रेखाएं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसके बाद में है रेखाखंड। किसी रेखा के दो निश्चित बिंदुओं के बीच की रेखा दो निश्चित बिंदुओं के बीच की रेखा रेखाखंड कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, रेखा है, ये रेखा है एक। अब इसमें यहाँ पर ये बिंदु ए, यहाँ पर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ये जो दूरी है ना, ये बिंदु ए से लेकर बी तक, ये क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों। यदि आपको समझ आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इसको। अब है वृत्त की त्रिज्या। इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे अपन, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी निश्चित बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। जैसे मान लो ये क्या है, एक वृत्त है, अब इसका केंद्र क्या है, ये है ओ केंद्र। अब यहाँ पर इसकी परिधि है, ये जो चारों ओर है ना, इसकी परिधि है, इस पे बिंदु P स्थित है। तो यहाँ से O से इस P तक अपन जो रेखा खींचेंगे ना, बिंदु O से P तक जो रेखा कहलाएंगे वो खींचेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। इसको 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आशा ही ये चीज आपकी समझ आ गई होगी। चलिए अब इसका एक अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नीचे के दिए गए अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। नीचे दी हुई दो अभिधारणा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली, इसके अंदर दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान हो जो ए और बी के बीच स्थित हो। ये कोई बिंदु है ए और ये है बी। ठीक है, अब इनके बीच में कह रहा है कि बिंदु सी विद्यमान है।
तो आराम से बिंदु सी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये जब बीच सेंटर में भी हो सकता है, चाहे वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो इस जो अभिधारणा है ये इसका अनुसरण नहीं कर सकती कि बीच में, इसमें पूछा है कि बीच में, तो बीच में ए और बी के बीच में अनंत बिंदु हो सकते हैं और उन बिंदुओं में से सी कोई सा भी बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो ये अभिधारणा अनुसरण नहीं करती है जो यूक्लिड ने अभिधारणा ही दी थी। इसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ कम से कम ऐसा 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। बेसिकली अपन 2 बिंदु लेते हैं तो इनको एक रेखा से आराम से मिला सकते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये संरेख नहीं है, क्या मतलब इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, नीचे हो सकता है, इधर हो सकता है, इसके जस्ट पास में हो सकता है, बी के जस्ट पास में हो सकता है। तो ये जो होगी ना वो एक रेखा पर नहीं होंगे, तो क्या है, असंरेख है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं उसको। अब इसी प्रश्नावली का अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच बिंदु सी ऐसा स्थित है जो ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी, ये कोई रेखा है ए बी, ए बी है। अब इसके बीच में क्या है, बिंदु सी विद्यमान है, जैसे मान लो यहाँ पर है वो सी बिंदु। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी बराबर है बी सी, तो अपने को सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। तो ये किस प्रकार सिद्ध करेंगे अपन, बेसिकली क्या है, ये पूरी रेखा है ए बी, ए बी कितने भागों में बटी हुई है, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये वाला भाग और ये वाला भाग इन दोनों को मिला लेंगे तो पूरी रेखा बन जाएगी ए बी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी बराबर बी सी है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, जहाँ पर बी सी है वहाँ पर अपन ए सी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ए सी प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2AC। तो ऐसे ए सी बराबर 1/2 AB, ये क्या हो गया, सिद्ध, प्रूव्ड। ये तो सिद्ध करना था अपने को। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। जैसे मान लो AC बराबर 1/2 AB है, यहाँ पर कोई बिंदु D है, वो भी क्या है, इसका मध्य बिंदु है, और AD ये D बिंदु है, तो AD बराबर भी क्या है, 1/2 AB, क्या है, 1/2 AB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका मध्य बिंदु है, अगर डी मध्य बिंदु है तो AD बराबर 1/2 AB आएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पर बिंदु C मध्य बिंदु था तो क्या लिखा था अपन, AC बराबर 1/2 AB। यदि D मध्य बिंदु है तो इस जो रेखाखंड है उसका आधा होगा AD, इस रेखाखंड का आधा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों से, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AD। अब या तो D इसके ऊपर हो, इसका मतलब जो बिंदु सी है इसी के ऊपर ये क्या हो, डी बिंदु हो, मतलब समपाती हो, तभी ये चीज पॉसिबल है कि AD मतलब जो बिंदु डी है वो रेखा AB का मध्य बिंदु है, जबकि पहले से ही उसका मध्य बिंदु क्या है, C। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब C और D दोनों क्या हो, समपाती हो, यानी कि एक के ऊपर एक बिंदु हो। लेकिन यहाँ से अपन अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, समपाती नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही बिंदु होता है। तो ये कथन क्या है, एकदम सत्य है। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में, चलिए देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पर AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। ये कोई रेखा है क्या, AD, यहाँ पर बिंदु है B और यहाँ पर बिंदु है C। क्वेश्चन कह रहा है कि AC बराबर दे रखा है अपने को BD और सिद्ध करना है अपने को AB बराबर CD। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AB बराबर CD।
ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है, तो ये वाली चीज़ अपने को लानी है। तो किस प्रकार लाएंगे अपन, ये देखो यहाँ पर AC बराबर क्या है, BD दे रखा है अपने को। अब क्या इन दोनों तरफ से मैं BC घटा सकता हूँ उनसे? यदि ये पहले को दे रखा है अपने को, यदि मैं AC में से भी BC घटा दूँ, BC घटा दूँ AC में भी सी, और ठीक इसी प्रकार BD है ना, इसमें से भी मैं क्या कर दूँ, BC घटा दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यदि मैं इसको वापस सोल्व करूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख दूंगा कि AC माइनस BC और BD माइनस BC लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं AC में से BC को घटा दूंगा तो क्या बचेगा अपने पास में, सिर्फ AB बचेगा। तो AB और इधर BD है ना ये टोटल, इसमें से यदि मैं इसको घटा दूं तो ये क्या बचेगा अपने पास में, सिर्फ CD बचेगा। तो मैं इधर लिख सकता हूँ CD, और अपने को क्या करना था, प्रूव भी ये करना, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ये भी हो गया अपना सिद्ध। ठीक है, आशा ही आपके समझ आएगा, यदि समझ आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न 5 की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों है? तो ऐसा इसलिए, जैसे मान लो ये कोई रेखाखंड है AB, रेखाखंड है AB। अब इसमें से ये कोई भाग है इसका, ये हो गया AC, यहाँ पर बिंदु C है, तो ये इस पूरे रेखाखंड का क्या है, केवल छोटा सा भाग है। और ये जो पूरी रेखा है AB, इसका क्या है, पूर्ण रूप है। क्या है, पूर्ण रूप। तो ये क्या, ये भाग इस पूर्ण रूप से बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या है, पूर्ण रूप वस्तु के छोटे भाग से हमेशा बड़ा होगा। इसलिए जो अभिग्रहित 5 के अंदर कहा गया है वो एकदम करेक्ट है। आशा है आपकी ये चीज़ समझ आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।